हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। लास्ट लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे और उस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने क्या खत्म किया था, कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे कि केमिकल रिएक्शंस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसमें भी हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, चेंज इन कलर। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप विजिट कर लीजिए चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे आज, चेंज इन कलर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका, दैट इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर क्या, सबसे पहली चीज, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा होता है तो रिएक्शन के होने पे जो कलर होता है वो क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। रिएक्शन होने पे कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वही प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, जैसे मान लो इसको एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल आपने क्या ले रखा है, आपने KMnO4 ले रखा, पोटेशियम परमैंगनेट ले रखा है। क्या ले रखा है, पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एक सॉल्ट है और उसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है। लेकिन जब हम उसमें सिट्रिक एसिड डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो आप देखो, रिएक्शन होने से पहले ये पर्पल कलर था, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो आप बताओ, केमिकल रिएक्शन में कलर का चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो चेंज इन कलर में एग्जांपल हमने देखा। चलिए एग्जांपल लिख के देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या ले रखा है, सिट्रिक एसिड ले रखा है, दैट इज C6H8O7। ये आपने ले रखा है। इसको पहले नेम लिख लो, रिएक्शन बाद में लिखेंगे। आपने सिट्रिक एसिड ले रखा है, सिट्रिक एसिड ले रखा है, और आपने क्या ले रखा है इसके साथ साथ, पोटेशियम परमैंगनेट। आपने सिट्रिक एसिड ले रखा है और क्या ले रखा है, पोटेशियम परमैंगनेट ले रखा है। अब जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इस पोटेशियम परमैंगनेट का है क्या, एक्चुअल में सॉल्ट है, और इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। क्या होता है, पर्पल कलर होता है। और सिट्रिक एसिड आप सब लोग जानते हो कि क्या है, एक एसिड है, तो इसमें कुछ बताना नहीं है। सिट्रिक एसिड एक एसिड है और पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, एक आपका पर्पल कलर का सॉल्ट है। अब इस पोटेशियम परमैंगनेट में जब हम सिट्रिक एसिड मिक्स कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे सोल्यूशन क्या, उससे वो क्या रहा है, वो कलरलेस हो जा रहा है। क्या हो रहा है, कलरलेस हो जा रहा है। तो आप देखो, रिएक्शन होने से पहले कलर क्या था, पर्पल था। रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो ड्यूरिंग रिएक्शन चेंज इन कलर हो रहा है, नहीं हो रहा है। रिएक्शन होने पे कलर में चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो यही क्या होता है, चेंज इन कलर। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C6H8O7 होता है, और KMnO4 किसका फॉर्मूला है, पोटेशियम परमैंगनेट का। सो KMnO4, इसका कितना मोल ले लिया, 3 मोल ले लिया। इसमें जब आप रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन कराने पे MnO4 क्या होगा, अलग हो जाएगा। MnO4 क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इसके साथ साथ आपका जो पोटेशियम है वो किससे रिएक्ट कर जाता है, कार्बन हाइड्राइड से, कार्बन हाइड्रोजन से। तो क्या बनाता है, C6H6। क्या बनाएगा, C6H6K3O7। क्या बना लिया, C6H6K3O7। और इसके साथ साथ 2 हाइड्रोजन के क्या होंगे, आयंस भी रिलीज होंगे। बात समझ में आई, कुछ नहीं हमने कहा, रिएक्शन में MnO4 सेपरेट हो गया, ठीक है, पोटेशियम प्लस चार्ज था, ये किससे जाके रिएक्ट कर लिया, C6H6 से। तो K3O7 किससे रिएक्ट कर लिया, C6H6 से। और अब ये जो बना, इसके कारण जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो कलर में चेंज आया कि नहीं आया, पहले यही पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का था, पर्पल कलर का था। किस कलर का था, पर्पल कलर का था। और जैसे ही इसमें हमने सिट्रिक एसिड डाला, तुरंत ये क्या हो गया,
कलरलेस। तो क्या चेंज इन कलर हुआ या नहीं हुआ, आप बताओ, हुआ ना चेंज इन कलर, तो इसी को हम क्या कहते हैं, चेंज इन कलर। हाँ एक चीज और, अगर रिएक्शन ना समझ में आए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है। रिएक्शन आपको ये रिएक्शन याद कर सकते हैं, इस रिएक्शन का, इसमें के रिएक्शंस को याद करना जरूरी भी नहीं, ठीक है, नेसेसरी नहीं है, ये आपके समझने के लिए बता रखा है। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने, एक और एग्जांपल करते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल आइए, नेक्स्ट एग्जांपल आइए, चलो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसमें हमने क्या लिया, सपोज हमने क्या ले रखा, एक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रखा है। क्या ले रखा है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रखा है। अब ये जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका कलर कैसा होता है भाई, ऑरेंज कलर है। कैसा कलर है इसका, ऑरेंज कलर। जब हम इसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 मिलाते हैं, तब इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। अब आप खुद बताओ ना भाई, रिएक्शन से पहले कलर ऑरेंज था, रिएक्शन होने के बाद कलर ग्रीन हो गया, मतलब चेंज इन कलर हो रहा नहीं हो रहा, रिएक्शन में हो रहा है भाई। बात समझ में आई। इसके लिए भी इक्वेशन लिखो तो क्या लिख सकते हो, यहां पे चाहो तो इसको पूरा नाम लिख लो भाई, उस सबका लिखा, कहोगे नहीं लिखा रहे तो लिख लो भाई, सल्फर डाइऑक्साइड लिख लो, लिख लिया। इसका इक्वेशन लिखो, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस एसिडिफाइड है ना भाई, मतलब H2SO4। तो यहां पे क्या है, H2SO4, कितना मोल ले लेते हैं, 3 मोल। ये मालूम 3 मोल ले लेते हैं, समझ रहे हो 3 मोल क्यों लिया, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस है। क्या होता है बैलेंसिंग, वो भी पढ़ाऊंगा, कैसे बैलेंस करते हैं वो भी पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी ऐसे देखो, ठीक है। और एसिडिफाइड था, और क्या लिया था आपने, पोटेशियम मतलब K2 डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 लिया था, रिएक्शन कराया आपने। अब देखो क्रोमियम पॉजिटिव चार्ज है भाई साहब, सल्फेट निगेटिव चार्ज है, क्रोमियम और सल्फेट क्या होंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, तो पहला प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा, Cr2SO4। क्या बना, Cr2SO4। बात समझ में आई। इसके साथ साथ ये भी सल्फेट से रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बनाया भाई साहब, K2SO4, ठीक है। अब क्या बचा, हाइड्रोजन, तो 3H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया और क्या बना लिया, 3 मोल ऑफ H2O। बात समझ में आई, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट है किसी को, ठीक है। तो ये क्या था आपका रिएक्शन था, क्या सल्फेट SO4 था, सल्फर डाइऑक्साइड, और एसिडिफाइड मतलब H2SO4 लिया, इसलिए एसिडिफाइड कर रहे हैं। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसी का कलर क्या था, ऑरेंज कलर था। कौन सा कलर था, ऑरेंज कलर था, ठीक है। रिएक्शन कराया, क्रोमियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको ऐसे लिखो आयन के फॉर्म में, तो क्या होगा, Cr++, क्रोमियम पॉजिटिव चार्ज है, और सल्फेट को लिखोगे तो क्या, माइनस SO4 डबल माइनस, ठीक है ना। तो ये क्रोमियम इस सल्फेट से रिएक्शन करेगा, इस पे 3 चार्ज है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह K2 को लिखो तो क्या लिखोगे, K+ लिखोगे, एक ही चार्ज है, और SO4 पे क्या है, 2 चार्ज है, तो यहां पे क्या हो गया, K2SO4 हो गया। बात समझ आई। ये रिएक्शन हो गया आपका, रिएक्शन से पहले इसका कलर क्या था, ऑरेंज, लेकिन रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में कलर क्या हो गया, ग्रीन, मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन चेंज इन कलर इज अकर। नोट डाउन करो इसको। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाइए, 4th, चेंज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर में कैसे चेंज आएगा, समझ में आ चुका होगा। देखो यहाँ पे 2 कंडीशन होती है, एक तो टेम्परेचर क्या हो, राइज हो, दूसरा टेम्परेचर क्या हो, फॉल। तो 2 कंडीशंस यहां पे हैं। पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, राइज
इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का राइज होना, और दूसरा क्या है, फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का फॉल होना, टेम्परेचर का डिक्रीज होना। दो कंडीशन है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है। ये राइज होना और फॉल होना क्या है? जैसे मान लो आपने एक कंटेनर ले रखा है, सपोज ये एक कंटेनर ले रखा है, सपोज ये हमने एक कंटेनर ले रखा है, इस कंटेनर में कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ, और अगर ये केमिकल रिएक्शन हुआ तो इस केमिकल रिएक्शन के होने में जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई बाबा। इसमें एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। और जब एनर्जी रिलीज हुई, तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। तो वो क्या है, राइज इन टेम्परेचर। मतलब राइज इन टेम्परेचर में एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बात समझ में आई ना, कि एक कंटेनर है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन होने पे एनर्जी क्या हुई, इस केमिकल रिएक्शन इसमें हुआ तो एनर्जी क्या हुई, ये हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, ये रिलीज हो रही है। तो अगर ये हीट रिलीज होगी तो हीट के रिलीज होने से इस कंटेनर का टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वही क्या कहा जा रहा है, राइज इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और हम जानते हैं अगर एनर्जी रिलीज है तो उस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर इस कंटेनर में, मान लो इस कंटेनर में, दूसरा एग्जांपल इसके लिए, फॉल इन टेम्परेचर के लिए, मान लो इस कंटेनर में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए इसमें हम टेम्परेचर, उस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए टेम्परेचर देना पड़ रहा है। रिएक्शन कराने के लिए क्या कहा है, रिएक्शन कराने के लिए टेम्परेचर देना पड़ रहा है। तो जब टेम्परेचर देना पड़ेगा तो इस केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इस कंटेनर में जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को क्या करेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। टेम्परेचर क्या करेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या होगा, फॉल इन टेम्परेचर। तो यहां पे एनर्जी क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है। तो यहां पर एनर्जी क्या होगी, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब। और अगर एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो हम सब जानते हैं कि उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमने क्या कहा, दो रिएक्शन हो रहा है, एक एंडोथर्मिक हो रहा है और एक एक्सोथर्मिक हो रहा है। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। अगर टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। तो पहला रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे कौन सा, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ जाइए, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्या लिखोगे, द रिएक्शन in which energy is released, energy is released is called exothermic reaction। बात समझ में आ गई कि द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो, रिलीज हो,
उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बात समझ आ गई। दूसरी चीज याद रखिए, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करते हैं। मान लो आपने क्या ले रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड ले रखा है। क्या ले रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड ले रखा है, या आप इसे क्विक लाइन भी कह सकते हो, क्विक लाइन या कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने क्या ले रखा है, एक कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइन ले रखा है। अगर इसका रिएक्शन हम किससे करा दें, वाटर से करा दें। किससे करा दें, वाटर से करा दें, तो किसका फॉर्मेशन होता है, स्लैट लाइन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, स्लैट लाइन का फॉर्मेशन होता है। और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो ड्यूरिंग रिएक्शन एनर्जी रिलीज हुई नहीं हुई, हुई ना। तो रिलीज इन एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन में। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। इसका इक्वेशन लिख लीजिए, क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO, और वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज H2O। अब देखो यहां पे इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, H प्लस OH माइनस आयन मिलेगा, और इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज Ca डबल प्लस और O माइनस। मिलेगा नहीं मिलेगा, O डबल माइनस। अब अगर ये O इसके साथ जुड़ जाए तो ये OH हो जाएगा, और ये भी OH। कितने OH हो गए, 2 OH हो गए। अब ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ये O इसके साथ जुड़ा तो क्या बना लिया, OH माइनस 2 OH हो गए। ये इस कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। और इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज हुई है, उसको हम किससे दिखाएंगे, डेल्टा H से। बात समझ में आई। तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो रिएक्शन कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। नोट डाउन करिए इसको। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने क्या ले रखा है, जिंक ग्रेन्यूल ले रखा है, ग्रेन्यूल, और इसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे करा रहे हो रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो एज अ प्रोडक्ट क्या बनेगा, एज अ प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। और इसके साथ साथ डेल्टा H, या लिख लो, लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस, और एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आई, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हो, अब देखो इसमें रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसके लिए इक्वेशन लिखो तो क्या लिखोगे, जिंक Zn रिएक्ट विद H2SO4, इसको तोड़ो तो क्या मिलेगा, 2H प्लस SO4 डबल माइनस, और ये पहले से ही क्या है, जिंक डबल प्लस है, ये इससे रिएक्ट कर जाएगा, क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा, और H2 हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज हो रही है उसको किससे दिखाओगे, डेल्टा H से। बात समझ में आई। तो इसमें भी एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ, तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। नोट डाउन करिए एग्जांपल भी। चलिए एक्सोथर्मिक हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा होगा, एंडो मतलब इनसाइड, थर्मिक मतलब एनर्जी की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप क्या इसको क्या डिफाइन कर सकते हो कि द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज
एब्जॉर्ब, वो रिएक्शन जिसके होने में एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, उस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। तो यहां पे लिख लीजिए कि द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो, एब्सॉर्ब हो, उस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। बात समझ में आई। इसमें एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखिए, सपोज आपने क्या ले रखा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, BaOH का होल ट्वाइस, इसे क्या कहते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन आपने किससे करा दिया, अमोनियम क्लोराइड से NH4Cl से, ठीक है। तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, Ba++OH माइनस, इसको आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, NH4+Cl माइनस, मिलेगा नहीं मिलेगा। ये बेरियम पॉजिटिव चार्ज है, ये जाके क्लोरीन से रिएक्शन कर जाएगा, और ये अमोनिया पॉजिटिव चार्ज है, ये जाके OH से रिएक्शन कर जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप देखो, बेरियम क्लोरीन से रिएक्शन किया तो क्या बना लिया, बेरियम क्लोराइड BaCl2, अमोनिया OH से हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया तो क्या बना लिया, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब इस रिएक्शन के होने में यहां पर एनर्जी हम सिस्टम को क्या करते हैं, दे रहे होते हैं, हीट कर रहे होते हैं। तो यहां पर एनर्जी क्या हुई, एब्सॉर्ब हुई ना। रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी हमें क्या करना पड़ा, देना पड़ा ना। तो उसे हम, इस रिएक्शन को तो हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि यहां पे एनर्जी क्या हुआ है, दी गई है। बात समझ में आई। इसको आप चाहो तो हिंदी में लिख लो, सबका नेम लिख लो, नेमिंग कर लो, बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका क्या नाम है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, दैट इज बेरियम क्लोराइड, और ये क्या है, दैट इज अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आई। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर समझ में आया ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये Ba+ था, क्लोरीन से रिएक्शन कर लिया, BaCl2, NH4+ था, OH से रिएक्शन कर लिया, NH4OH, ठीक है। यहां पे हमें एनर्जी देनी पड़ी, हीट करना पड़ा, इसलिए रिएक्शन कैसा हो गया, एंडोथर्मिक। नोट डाउन करिए इसको। चाहिए चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाइए, फिफ्थ, दैट इज चेंज इन स्टेट। मतलब केमिकल रिएक्शन के होने पर स्टेट में भी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल एक कैंडल ले रखा है, क्या ले रखा है, कैंडल, ठीक है। तो वो किससे मिलकर बना होता है, वैक्स से मिलकर बना होता है, और किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, सॉलिड। अब आप सुनो ध्यान से, जब आप कैंडल को जलाते हो, कैंडल क्या वैक्स से बना हुआ है, सॉलिड स्टेट का है। जब आप इसको लिट करते हो, बर्न करते हो, तो बर्न होने पर जब इसको हीट मिलती है, जब इसको बर्न किया जाता है, जब इसको हीट मिलती है, तो पहले बर्न होने से पहले क्या था, सॉलिड स्टेट था। जैसे जैसे बर्न होता है वो किस स्टेट में बदलता है, लिक्विड स्टेट में बदलता है। बदलता है नहीं बदलता है। तो बर्न होने से पहले कौन सी स्टेट थी, सॉलिड स्टेट। बर्न होने के बाद कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट। तो चेंज इन स्टेट हुआ कि नहीं हुआ केमिकल रिएक्शन में। बात समझ में आई। तो ये वैक्स है सॉलिड, इस क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो ये किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हीट क्या होगी, रिलीज होगी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक। तो यहां पर रिएक्शन होने से पहले ये कैंडल किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में। रिएक्शन होने के बाद ये किस स्टेट में चला गया, लिक्विड स्टेट में।
तो स्टेट में चेंज आया नहीं आया, आया ना, चेंज इन स्टेट हुआ नहीं हुआ, हुआ। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन स्टेट भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट डिस्कस, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे। अभी तो सारी प्रॉपर्टीज हो गई, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए कि सम रिएक्शंस show more than one characteristics. Some reactions show more than one characteristics. कुछ रिएक्शंस जो होते हैं एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आप जिंक का रिएक्शन किससे करा रहे हो, H2SO4, कई बार करा चुका हूं, याद हो गया होगा अब तक ये रिएक्शन। जिंक का रिएक्शन किससे करा रहे हो, H2SO4 से। मालूम है आपको, इसको तोड़ोगे क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, SO4 डबल माइनस मिलेगा। इसके पास क्या है, ये Zn++ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की साइड अट्रैक्ट होगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होती है, और इसके साथ साथ एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है। तो दो प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है। पहली प्रॉपर्टी क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, पहली प्रॉपर्टी क्या शो किया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या शो किया, चेंज इन टेम्परेचर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या शो किया, चेंज इन टेम्परेचर। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक और इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि जो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या ले रखा है, 2 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड ले रखा है, और इसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, लेड नाइट्रेट से करा रहे हो, PbNO3 से। अब ये लेड नाइट्रेट जो होता है ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। अब रिएक्शन होगा तो आप जरा रिएक्शन करो, देखो लेड नाइट्रेट को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, Pb++ मिलेगा और NO3 माइनस मिलेगा। भाई लेड नाइट्रेट मिला नहीं मिला, इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, पोटेशियम आयोडाइड को K+ मिलेगा और I- मिलेगा। क्या मिलेगा, K+ और I- मिलेगा। और यहां पे लेड नाइट्रेट को तोड़ोगे तो Pb++ और NO3 माइनस मिलेगा। अब ये Pb++ है, अगर यहां पे डबल प्लस तो यहां पे 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज, ये इससे रिएक्शन कर जाएगा और ये इससे रिएक्शन कर जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो रिएक्शन हुआ तो क्या बना, लेड आयोडाइड बना, तो PbI, लेड आयोडाइड बना, 2+ चार्ज है तो यहां पे 2 हो जाएगा, प्लस क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट, तो क्या बना, KNO3, क्या बना, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो बात समझ में आई, ये पोटेशियम इससे रिएक्ट किया तो पोटेशियम नाइट्रेट बन गया KNO3, ये लेड आयोडीन से रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, लेड आयोडाइड। अब यहां पे देखो कलर क्या था, लेड नाइट्रेट का व्हाइट, यहां पे इसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। क्या होता है, येलो। और किसका फॉर्मेशन होता है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, प्रिसिपिटेट का। तो ध्यान से देखो, दो कैरेक्टरिस्टिक शो किया। पहला कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, किसका फॉर्मेशन हुआ, प्रिसिपिटेट। दूसरा चेंज इन कलर, तो क्या शो किया, चेंज इन कलर। तो दो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है। मतलब ये क्या होगा, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज शो कर रहे होंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए ये तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज हो गए, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसमें क्या है,
सबसे पहली चीज तो हो गया आपके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। कुछ नोट पॉइंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला लिख लीजिए, देखो सबसे पहली बात तो ये, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब कहाँ हो, लैब में। सभी केमिकल रिएक्शंस लैब में नहीं होते। कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो हमारे डेली लाइफ में भी हो रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं है कि सारे केमिकल रिएक्शंस क्या हो हमारे लैब में ही की जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि ऑल केमिकल रिएक्शंस, ऑल केमिकल रिएक्शन आर नॉट occur in lab। सारे केमिकल रिएक्शंस लैब में नहीं होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कहाँ हो रहे होते हैं, आवर बॉडी, आवर डेली लाइफ। कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में भी हो रहे होते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, बॉडी में भी हो रहे होते हैं। तो वही हमने कहा कि ऑल केमिकल रिएक्शंस आर नॉट occur in lab। some chemical reactions, some chemical reaction, some chemical reaction occur in डेली लाइफ। कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में होते हैं, एंड some chemical reactions are occurring our body। कुछ केमिकल रिएक्शंस कहाँ हो रहे होते हैं, हमारे बॉडी में हो रहे हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होंगे वो कहाँ हो रहे होंगे, लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन लिख लीजिएगा आप, रस्टिंग ऑफ आयरन। कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस कहाँ हो रहे होते हैं हमारे डेली लाइफ में, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया, बर्निंग ऑफ वैक्स हो गया, फ्रूट राइपनिंग हो गया, कर्ड का फॉर्मेशन हो गया मिल्क से। ये सब कहाँ होते हैं, हमारे डेली लाइफ में होते हैं, इसे हम देख सकते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे फूड का डाइजेशन, ये हमारी बॉडी में ही हो रहा है। रेस्पायरेशन वो हम ही लोग कर रहे हैं, हमारी बॉडी में ही हो रहा है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं हमारे बॉडी में भी प्रोसीड हो रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता दिया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।